नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में लाल किला हिंसा मामले में 1 लाख के इनामी गुरजोत सिंह को स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा मामले में लाल पर निशान साहिब का झंडा फहराने के आरोप में गुरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने लाल किले के पीछे वाले गुंबद में चढ़कर झंडा फहराया था। उसके बाद से फरार चल रहे गुरजोत को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दीप सिद्धू, जगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पूर्व 17 मई को 3224 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और सिद्धू समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया था। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उस पर लाल किले में हंगामे को भड़काने का भी आरोप लगाया था। 26 जनवरी के लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इससे पहले पिछले माह चार्जशीट दाखिल की थी। 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में दीप सिद्धू समेत करीब 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने लाल किला परिसर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को राष्ट्र विरोधी गतिविधि करार दिया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने घटना के बाद लाल किले का दौरा किया था और साक्ष्य एकत्रित किए थे। तो दिल्ली में लाल किला हिंसा मामले में 1 लाख के इनामी गुरजोत सिंह को स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा मामले में लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने के आरोप में गुरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने लाल किले के पीछे वाले गुंबद में चढ़कर झंडा फहराया था। उसके बाद से फरार चल रहे गुरजोत को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज गुरजोत को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी भी रहा है। पूरी जानकारी। राजीव का संपर्क टूट गया है हमसे, तो आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किला हिंसा मामले में 1 लाख के नामी गुरजोत सिंह को स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से गुरजोत फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पूर्व 17 मई को 3224 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और सिद्धू समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया था। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर लाल किले में हंगामे को भड़काने का भी आरोप लगाया था। 26 जनवरी के लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इससे पहले पिछले माह चार्जशीट दाखिल की थी। 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में दीप सिद्धू समेत करीब 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने लाल किला परिसर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को राष्ट्र विरोधी गतिविधि करार दिया था। रविवार को जम्मू में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को वायु स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय मानव रहित विमान सिस्टम या ड्रोन सिस्टम के मौजूदा नियमों को और भी ज्यादा सख्त बनाने पर विचार कर सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हालांकि ड्रोन से जुड़े मौजूदा नियमों के आधार पर ड्रोन को बनाने वालों से लेकर उसका इस्तेमाल करने वाले तक ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अवैध रूप से आने वाले ड्रोन इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए अब और भी ज्यादा सख्त नियमों को लाने की जरूरत हो गई है। बता दें कि जम्मू में उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डा परिसर में स्थित वायुसेना स्टेशन में रविवार सुबह विस्फोटक से लदे 2 ड्रोन गिरे, जिनसे धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहली बार ड्रोन के जरिए हमला किया है। अधिकारियों ने बताया कि पहला विस्फोट रात 1:40 के आसपास हुआ, जिससे हवाई प्रतिष्ठान के टेक्निकल एरिया में एक इमारत की छत ढह गई। इस स्थान की देखरेख का जिम्मा वायुसेना उठाती है और वहीं दूसरा विस्फोट 6 मिनट बाद जमीन पर हुआ। विस्फोट में वायुसेना के 2 कर्मी घायल हो गए।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की अभी जांच भी शुरू नहीं हुई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की कल पुलवामा जिले के हरीपरी गांव में हत्या कर दी गई। आज उनके परिजनों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान में दफनाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं की बातचीत के बाद पाक और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन बौखला गए हैं। इसी कड़ी में पुलवामा जिले के हरीपरी गांव में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की रविवार रात को उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हुए हमले को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर बीती रात हुए कायरतापूर्ण हमले की हम निंदा करते हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि उनके प्रियजनों को इस भयानक समय में शक्ति मिले। दरअसल जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के हरीपरी गांव इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने पूर्व एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं इसके बाद अस्पताल में मां के बाद बेटी ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि रविवार शाम के समय आतंकियों ने घर में घुसकर अचानक फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद इलाके में आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा। हर एंगल से मामले की छानबीन जारी है। जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ पीएम मोदी की बैठक के 2 दिन बाद केंद्र ने शनिवार को कारगिल और लद्दाख से पार्टियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। 1 जुलाई को सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। इस बैठक को लेकर बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Really hails the Prime Minister Narendra Modi's initiative in making the Ladakh, the Kashmir Valley into the peaceful valley. We have seen in the recently that all party delegation which have met in the Prime Minister's residence and then making this valley as a peaceful valley, which is being appreciated by all over the people in this country. We have seen from past 70 years that the Congress party and other the ruling parties have literally ignored the Kashmir Valley, but as soon as Narendra Modi's government has come, as per the agenda of the Bharatiya Janata Party, he has introduced this bill and then which has been appreciated by all over the people all over the world. The Kashmiri people has to have many advantages because they have been deprived of the natural citizen of this country. With this bill, it is very clear and evident that most of the people are really appreciating about the Narendra Modi's and the Bharatiya Janata Party's initiative in forming a peaceful valley. देश के पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की आज 100वीं जयंती है। तेलंगाना सरकार इस पूरे साल को ही उनके शताब्दी समारोह के रूप में मना रही है। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी ने साल 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद कई इलाके में हुई हिंसा पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोग की एक जांच टीम ने शनिवार को बीरभूम जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया आप सुनिए। देखिए, बहुत सारा कमीशन का टीम आया है, लोगों से मिलने भी गए हैं लोग। जब जो प्रताड़ित लोग हैं उनसे मिलने आते हैं, पुलिस उनको भगा देती है, बात नहीं करने देती है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि बाय फ़ोन या तो फिर किसी और प्रकार से बाय मेल अगर वो कंप्लेन लेते हैं तो कंप्लेन पहुंचेगा, नहीं तो लोगों को कंप्लेन करने नहीं दिया जा रहा है। संदेशखाली में टीम गई थी, लोग पहले खड़े थे, पुलिस आकर उनको भगा दिया। तो इसलिए अगर कंप्लेन सच में लेना है, सच्चाई सामने आनी है तो उनको जाना भी चाहिए और दूसरा प्रकार से लोगों से कंप्लेन लेने की अलग विकल्प कोई व्यवस्था हो तब कंप्लेन पहुँचेगा। ये मिथुन चक्रवर्ती को आज जो है फिर से बुलाया गया है क्योंकि इलेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ कह दिया था कि मालवो एखाने लास्ट से खाने। तो क्या लगता है मिथुन दा ने यही डायलॉग हजारों बार बोला होगा।
जहाँ भी जाते थे उनका ये फेवरेट डायलॉग है, लोग ताली ठोकते थे। आज जब बीजेपी के लिए प्रचार किया तब उनके पीछे केस लगा दिया गया, उनको पैरेड कराया जा रहा है। ये कैसा राजनीति है? टीएमसी का बैनर में, टीएमसी का अगर मंच से आप जो बात करते हैं उससे कोई गुनाह नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होता है। और जैसे कि बीजेपी का प्लेटफॉर्म में आ गया तो वो गैरकानूनी हो गया, उसके अगेंस्ट में केस करके उसको और हॉस्पिटल में, थाना में घसीटा जाएगा। ये यहाँ की पॉलिटिक्स है। पुलिस यहाँ सारे आम सोशल मीडिया में हम लोगों को गाली दिया जा रहा है, कंप्लेन तक नहीं लेती है पुलिस, और एक कोई लाइक भी करते हमारे कार्यकर्ता रात को उसको उठा कर ले जाता है। यहाँ की पुलिस टीएमसी कैडर से भी ज़्यादा एक्टिव है। और नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस का सिस्टम है, जितना नेता उतना गुट उतना पार्टी। लेकिन कांग्रेस तय करे क्या है कि आईएसएफ के साथ उनका अलायंस हुआ या नहीं हुआ। अदिल बाबू जो अथॉरिटी वो बोलते हैं नहीं हुआ है, मन्नान साहब बोलते हैं हुआ है, तो हुआ तो उनको फल भी मिला है, इलेक्शन हारे हैं। लेकिन ये इनकी जो कांग्रेस की जो ढोलमोल गोलमोल राजनीति है ना, ये हमेशा रहा है। लेकिन बंगाल के लोग उनको पहचान गए इतने दिन के बाद, जब भाजपा सामने आई और सबको विदा कर दिया है। तो बंगाल में इस प्रकार गोलमोल राजनीति नहीं चलेगा। देश विभाजन से लेकर आज तक कांग्रेस की इस प्रकार राजनीति के कारण बंगाल को भुगतना पड़ा। एनएचआरसी की एक टीम के बंगाल में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए इस समय बंगाल के दौरे पर है। इस मामले समेत अन्य मसलों पर कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ह्यूमन राइट्स की एग्जिस्टेंसी बताने के लिए वो लोग जो बंगाल की पोस्ट इलेक्शन का वायलेंस के ऊपर चर्चा कर रहे, मैं उन लोगों से विनती करता हूं, अगर वायलेंस होता है तो पूरा देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है। आप पूरे देश के लिए जो भी किसी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहे, प्रदेश में या केंद्र में, ह्यूमन राइट्स का जो जिम्मेदारी है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो सके। मगर आज ऐसा नहीं है, इसमें भी राजनीति जोड़ के सिर्फ बंगाल का पोस्ट वायलेंस के इश्यूज के ऊपर आप डिस्कशन करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए शर्मिंदा है। आप ह्यूमन राइट्स बचाने के लिए कार्रवाई करो, कोई भी सरकार रहे, आपका काम रहने से ही ह्यूमन राइट्स का वैल्यू बढ़े। मैं उत्तर प्रदेश की जनता, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी भाइयों से मैं विनती करता हूं, आप लोग असद भाई के चक्कर पे, एमआईएम के चक्कर पे मत आइए। जैसा बंगाल की जनता, बंगाल के मुसलमान भाई लोग ने ओवैसी साहब को नहीं आने दिया, आप लोग भी ऐसा करिए, क्योंकि ये ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी बीजेपी का बी टीम है। ये लोग सिर्फ वोट बंटवारा करके बीजेपी को फायदा करवाने के लिए ये कोशिश करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 100 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए मतलब है जब उनकी पार्टी पायदाशी उन जो लीडरगिरी करते हैं तेलंगाना में, सिर्फ ये लोग यहाँ लोकल टीआरएस पार्टी से एडजस्ट करके सिर्फ 7 सीट कंटेस्ट करते हैं। यहाँ क्यों 50 सीट कंटेस्ट नहीं करते हैं? सिर्फ टीआरएस को बेनिफिट करने के लिए। सेम ऐसे ही पूरा देश में प्रदेशों में इलेक्शन होता है तो वहाँ की मुस्लिम कोर्ट का बंटवारा करके बीजेपी को फायदा करने के लिए बीजेपी का बी टीम बन के आज उत्तर प्रदेश आ रहे। इन लोगों को जैसा बंगाल में सबक सिखाए, ऐसा उत्तर प्रदेश का भी जनता सबक सिखाना बोल के मैं उत्तर प्रदेश की जनता से विज्ञप्ति करता हूँ। एसोसिएशन या पूरा देश में पेट्रोल डीजल रेट की दाम की बढ़ने से उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो उसके लिए पूरी जनता सपोर्ट है, क्योंकि देश की आज की तारीख में ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद रोज़ रोज़ की दाम बढ़ाने के बाद पे आज 100 रुपये से ज़्यादा 105 तक कहीं हो गए पेट्रोल का, और डीजल भी 100 रुपये पहुँचने वाला है। तो ऐसे चीज़ों पे पूरा असर जो डेली रेगुलर यूटिलाइज करने से चीज़ों पे और ट्रांसपोर्ट पे बहुत असर पड़ रहा है। इसीलिए ट्रांसपोर्टर जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसका ज़बरदस्त डिमांड है। ये गवर्नमेंट उसके बात करते हुए पेट्रोल डीजल दाम का कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को साथ आने का न्योता दे रहे हैं। बिहार में चल रहे सियासी खेल पर खुद आरजेडी नेता रामबली सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पासवान जी उसी धारा की राजनीति करते थे जिस धारा के राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती है। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की बात रामविलास जी भी करते थे, और इनका एक और एक्स्ट्रा था, स्पेशलाइजेशन था दलित का। तो दलित की बात राष्ट्रीय जनता दल की तो प्राथमिकता सूची में है।
और रामविलास पासवान जी का अगर जयंती राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है तो स्वागत जो कदम है, इसको तो दूसरे दलों को भी इसमें स्वागत करना चाहिए। देखिए, इस संबंध में तो विशेष बात जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो तकनीकी रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं कि तीसरा जो लहर है डेल्टा प्लस जो है वो आने वाला है, वो बच्चों को कितना नुकसान करेगा, उसको ध्यान रखते हुए अगर बच्चों का वैक्सीन तैयार हो गया है तो निश्चित रूप से सर्टेन अवधि के लिए बच्चों का स्कूल खोल करके और इसको एकदम ड्राइव चला करके, इसको स्पेशल ड्राइव चला करके बच्चों को भविष्य को बचाना चाहिए। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान से ज़्यादा कीमती भविष्य होता है, तब बच्चा न जाने कल क्या बनेगा नहीं बनेगा। आज बच्चों को बचाने की ज़रूरत है तो स्पेशल ड्राइव चला करके बच्चों को वैक्सीन देने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को अविलंब निर्णय लेने चाहिए। मेनका गांधी जी तो शुरू से थोड़ा सा दूसरे ढंग से राजनीति कम और थोड़ा सा पशु पक्षी और इस सब के बारे में ज़्यादा ध्यान रखती हैं। वो थोड़ा सा कहिए कि इन्वायरमेंटलॉजिस्ट हो गई हैं, पर्यावरण पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। तो पशु चिकित्सक को उन्होंने कौन अमर्यादित टिप्पणी की पता नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन ये मामला उनके पार्टी के विधायकों का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको बेहतर समझेगी क्या करना है नहीं करना। अनुशासन का मामला है या फिर ऐसे ही मामला है, फिर दोनों का रफा दफा हो जाएगा, इसलिए इसमें विशेष कुछ हमारी बात नहीं कहने की ज़रूरत है। देखिए, इस विषय में मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे और उस चुनाव में तथाकथित जो हिंसा की घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था, चर्चा की गई थी, उन घटनाओं में कोई सत्यता नहीं थी। बावजूद इसके यहाँ भारत सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, वो गवर्नर कहलाते हैं, महामहिम कहलाते हैं। महामहिम जी की भूमिका जो इतनी प्रचंड बहुमत से अभी तुरंत फिलहाल में बनी हुई सरकार के खिलाफ है, बयानबाजी करना, कन्फ्रंटेशन करना कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और इसी का नतीजा ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आज उस लोकप्रिय सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके विरुद्ध जाकर के इन तरह की बातों को इंस्टिगेट किया जा रहा है। इससे आने वाला भविष्य में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और भारतीय समाज के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय फिर होगा। इसलिए अभी भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी संवैधानिक मर्यादा है हर संवैधानिक संस्थाओं का, उस मर्यादा के दायरे में रह करके अपनी बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक उड्डयन एवं अल्पसंख्यक मंत्री नंद गोपाल ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर थूक कर चाटने वाली कहावत ठीक बैठती है। पहले उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए मना किया, फिर बाद में अपील की। बधाई देना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को न केवल दूर किया बल्कि एक सफल राजनेता होने का सबूत भी दिया। अब नंद गोपाल नंदी के इसी बयान पर सपा नेता अमीक जामेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। देखिए, हम वैक्सीन पे सिर्फ हम ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि पूरे देश को जो वैक्सीन है वो कब मिलेगा, क्योंकि आपके पास देश में 2 कंपनियां थीं। आपने कहा कि पहले आप इस देश के अमीरों को लगाएंगे वैक्सीन। समाजवादी पार्टी का जो एक सबसे गंभीर हमारा जो फोकस रहता है हमेशा कि इस देश के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हाशिए पे हैं, जो नीचे ग्रामीण भारत में रहते हैं, उन तक आप वैक्सीन कैसे पहुंचाओगे। 2 कंपनियां, जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, उतना दौलत नहीं था, उतना पैसा नहीं था, तो उस ज़माने में जब पल्स पोलियो लगा था तो 25 लाख लोगों को एक दिन में लगाया गया था। आज टारगेट क्या है? 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टारगेट पूरे देश में आज नहीं पहुंच पाए थे हम। सवाल ये है, नंदी जी का 5.5 साल गुजर गया, उनके पास जो महकमे रहे हैं उन महकमों में एक फाइल अप्रूव नहीं हुई। वो समाजवादी पार्टी पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, वो परिवार जिसने इस देश को बनाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी लेने का समय है। इनके यहाँ तो जिस तरह के निकम्मे मिनिस्टर्स, जिस तरह के निकम्मे विधायक, सांसद, जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से हेट स्पीच, जिस तरह से जो कुछ होता रहा है पूरे देश में, लेकिन एक भी
मंत्री को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना तो मोदी जी ने ना तो योगी जी ने सज़ा देना तो छोड़िए, उनकी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालते रहे। हमने जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है डीएम और कप्तान के जरिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कहना चाहती है सरकार आने में बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम से लगातार जिस तरीके की गठबंधन की बातें हो रही हैं, उस पर मायावती ने कह दिया है कि वो ऐसा कोई गठबंधन नहीं करने वाली हैं। मायावती की बात पर अब असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारा भी किसी से गठबंधन नहीं है और हम 2022 में 100 सीटों पर हिस्सा लेंगे। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई? क्योंकि कहा जाता है नहीं, तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, हमको तो पता भी। प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब ने, वहाँ की पार्टी यूनिट ने ये फैसला लिया और मीडिया को बताया कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असम्बली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं, और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बेहतर नतीजा निकला है। और मैं खुद पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ, हमारे इम्तियाज़ जलील के साथ, जो एमपी हैं, सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे, तो बड़ी अच्छे तरीके से ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में सोमवार को आग लग गई। यह आग इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम में लगी। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। सोमवार सुबह 5 बजे आग की सूचना दी गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग की घटना के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीज बाहर खड़े रहे, आग बुझा दी गई है। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:15 पर हौज खास पुलिस स्टेशन में एम्स में आग लगने की सूचना दी गई। एम्स अस्पताल के एक कमरे से धुआं और चिंगारी निकलते हुए देखी गई थी। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थितियां अब सामान्य और नियंत्रण में है। इस घटना में ना तो कोई हताहत हुआ है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है। आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की कैंटीन में भी सुबह 7:58 पर आग लग गई थी। दमकल की 3 गाड़ियां गई थी। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब काबू में आ चुकी है। इसे देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जा रहा है। आज से दिल्ली में अनलॉक 5 लागू होगा। हालांकि इसमें अभी कुछ शर्तें लागू रहेंगी, जैसे जिम और योग संस्थानों में 50% क्षमता की रखी जाएगी। वहीं मैरिज हॉल, होटल जैसे संस्थानों में अधिकतम 50 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चलने लगी है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी यही फॉर्मूला रखा गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा जिम खुलने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, वो अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे थे, इम्यूनिटी पावर वीक हो रही थी, मेंटली सोच ऐसी ही बन गई थी जिम नहीं खुलेंगे तो हम फिट नहीं हैं। और गवर्नमेंट ने हमारे को जिम खोल के दिए। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ उनका और जिम ओनर्स का, जिन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है। और यहाँ पे हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम होता रहता है, टेम्परेचर चेक होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इस जिम के अंदर, और हमको अच्छा that they are practicing social distancing. I'm happy that they are ensuring that corona wafer is
avoid it as much as possible. But I don't understand why gyms always is probably the last thing to get opened. While I see, a lot of precautions being used in each and every gym, right? Outside yoga got opened before inside exercising. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।